नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर कुछ स्टेबिलिटी अब यहां पर लौटते हुए नजर आई है। पिछले 2 दिन की मुनाफा वसूली के बाद आज बाजारों में कुछ स्थिरता है। डॉलर इंडेक्स 106 के नीचे गिरा है और हमने सोने को 2300 के ऊपर फिर से यहां पर बरकरार होते हुए देखा है। यहां से अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे चीनी की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 14 महीने के लोज से हमने अब खरीदारी आते हुए देखी है और भारतीय बाजारों में माना जा रहा है कि एक हफ्ते में यहां पर करीबन 4% का इजाफा है। क्या ये समर डिमांड के चलते हैं और किस तरह की सप्लाईज हैं बाजार में, इस पर भी करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे मसालों में हल्दी की, जहां पर उतार चढ़ाव जोरदार हैं। अपर सर्किट्स और मुनाफा वसूली के दौर से गुजरती हल्दी में अब क्या फंडामेंटल्स हैं और यहां पर कैसे करें कारोबार, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ हैं सोने पर बात करने के लिए पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले। चीनी पर बात करेंगे हम यहाँ पर प्रफुल्ल विठलानी जी आहिस्ता से, और पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर हेड कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर सोने चांदी की, क्योंकि कुछ ठहराव अब यहाँ पर फाइनली बनता हुआ नजर आया है। मनोज जी शुक्रिया, आज आप हमारे स्टूडियोज में हैं बॉम्बे में। यहाँ पर आप कैसे देखते हैं अब सोने के प्राइसेस यहाँ से आगे जाते हुए? थैंक यू मनीषा जी। बिल्कुल यहाँ पे सोने और चांदी में एक अच्छी रैली हमने होते हुए देखी थी और उसके बाद हम देख रहे थे कि जिस तरह से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थोड़े ईज़ होते हुए नज़र आए थे, उसके बाद एक करेक्शन हमने पिछले 2 सेशंस में देखा था। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अभी भी जो डी डॉलराइजेशन और यहाँ पे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की जो डिमांड है वो भी यथावत बनी हुई है। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में $2310 अभी भी अहम सपोर्ट है और वो क्लोजिंग बेसिस पर हमने होल्ड होते हुए देखे हैं। भारतीय बाज़ारों में भी यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 71,000 के स्तर के आसपास जो है कीमतें थोड़ी सस्टेन होती हुई दिखी है। तो हमारा मानना है कि $2310 यहाँ पे अभी इमीडिएट सपोर्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट में बने रहेंगे और कुछ कंसोलिडेशन कीमतों में देखने को मिल सकता है बिटवीन 2310 टू 2400। वहीं अगर भारतीय बाज़ारों की बात करें तो 70,300 निचले स्तर यहाँ पे जो है वो प्रोटेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं और ऊपर में हम कहीं ना कहीं 71,800 ये एक रेंज जो है यहाँ पे ब्रॉडर रेंज अभी अगले कुछ सेशंस में बनी रह सकती है। ओके, तो 70-300 और ऑलमोस्ट 72 तक की रेंज यहाँ पर सोने में बनती हुई नजर आ रही है। राजीव, एटलीस्ट ऊपरी तरह से तो ऊपरी के लेवल्स के तो यहाँ पर हमने यहाँ पर मुनाफा वसूली आते हुए देखी है और अब आगे जाकर शादियों का सीज़न है, अक्षय तृतीया 10 मई को है। कुछ खरीदारी यहाँ पर बाजारों में लौट रही है क्योंकि मार्च और ज़्यादातर अप्रैल में जिस तरह के ऑल टाइम हाइज और जिस तरह की वॉलेटाइल मूव्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखी थी, खरीदारी में कुछ गिरावट तो रही है। जब ये फ्लक्चुएशन ऐसी तरह से होता है, देयर इज स्लाइट पॉज जो हम देखते हैं मार्केट कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू में। दो जैसे हमने देखा गुड़ी पाड़वा और बाकी काफी फेस्टिवल्स थे लास्ट 10 दिनों में, तो इस चलते जो इमीडिएट बाइंग थी फेस्टिवल की एज ऑस्पिशियस बाइंग वो तो हो जाती है, बट जैसे वेडिंग प्लानिंग की जो परचेस होती है दैट कैन टेक अ फ्यू मोर डेज फॉर स्टेबिलिटी। तो वो अभी हम देखेंगे कि एज अ डिप जो आई है इस वक्त आगे आ जाएगी कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट एंड यहाँ क्लोजर्स हम चालू होना देखते हैं। जैसे आपने कहा अक्षय तिथि इज देयर 10th में, तो हमारी तो गोल्ड फिक्सिंग अक्षय तिथि के लिए पहले से शुरू हो चुकी है। तो विद द बेनिफिट जो कंज्यूमर्स की जो लोएस्ट प्राइस है दे विल टेक एन अपॉर्चुनिटी ऑन दैट पार्ट, बट अक्षय तिथि इज अ गुड बेंचमार्क फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये जो प्राइस बनी है इसमें कंज्यूमर की डिमांड कैसे निकलती है, यू नो। तो दिस इज अ न्यू प्राइस पॉइंट फॉर अक्षय तिथि बेंचमार्क। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए कि ये डिप आई है और अक्षय तिथि अब आने वाली है। राजीव, इंटरेस्टिंगली अगर मुझे आपसे गोल्ड लेना है, अक्षय तृतीया पे डिलीवरी लेनी है और अगर मैं आज आपके साथ फिक्स करूं तो इतने दिनों में जो भी सबसे कम गोल्ड का प्राइस होगा उसमें मुझे मिलेगा? That's right. You take the advantage of the gold price for अक्षय तिथि। ओके, और इसके लिए क्या करना पड़ता है? You have to book. We have a minimum deposit amount of 10% to book the gold jewelry. Okay. They can select the jewelry, they can order the jewelry as they want, and take a delivery on Akshaya Tritiya at the lowest price. ओके, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ अब किस तरह की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इलेक्शंस का समय है, मॉनसून भी शुरू हो जाता है, रूरल से बहुत डिमांड नहीं आती क्योंकि वो सोइंग सीजन में चले जाते हैं। तो यूजुअली जो ये पीरियड होता है इसमें बहुत ज़्यादा खरीदारी वैसे आती नहीं है, लेकिन क्योंकि अक्षय तृतीया यहाँ पर बीच में फॉल कर रहा है, कैसे देखते हैं अब आप इस क्वार्टर को? ये सबको ये स्लो क्वार्टर होते हैं हमारे लिए भी। नॉर्मली इवन इन फैमिली देयर इज एग्जाम्स एंड देन देयर इज हॉलीडेज, तो ये एक नॉर्मल ऑफ टेंडेंसी एरिया हो जाती है हमारे लिए। बट अक्षय तृतीया कीप्स इट ऑन होल्ड
and it becomes a consolidated sale during the Akshaya Tritiya period. तो वो हिसाब से आई फील इट्स अ बैलेंस आउट ओवरऑल एज फिगर्स आर कंसर्न। तो आपको लगता है कि अगर पिछले साल से कंपेयर करें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो ये क्वार्टर थोड़ा बेहतर जाने की उम्मीद है या फिर इवन स्टीवन रहेगा? I will feel it's better, A, because of Akshaya Tritiya, and B, because the value also is higher. So I don't feel the quantum will reduce. The quantum will remain the same. If the quantum is same as last year, then obviously the value is much higher. राजीव, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने का। तो क्लियरली बुकिंग्स अब यहाँ पर आने लगी हैं बाजार में, कुछ स्टेबिलिटी है, अपने ऑल टाइम हाई से सोने में कुछ गिरावट है, तो लोग यहाँ पर बाजार में फिर जाने लगे हैं और क्वार्टर शायद एक बेहतर दिख सकता है क्योंकि अक्षय तृतीया का मौका होता है जब लोग यहाँ पर आके खरीदते हैं सोना। तो सोने पे तो बात हो चुकी है, लेकिन मनोज जी अब चांदी में क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि ऑलमोस्ट $29 देखने के बाद हमने अब 27 के नीचे के स्तर भी यहाँ पर बनते हुए देखे। आज ऑफकोर्स कुछ खरीदारी यहाँ पर फिर लौटी है सोने के साथ साथ, लेकिन क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल मनीषा जी, हम अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल की तरह भी बिहेव किया जाता है और हम जिस तरह से इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक अच्छी बढ़त देख रहे हैं, चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो या और भी बाकी जो इंडस्ट्रियल मेटल्स हो, तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो चांदी को आता हुआ दिख रहा है। तो हमारा मानना है कि चांदी में यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। $27 जो है इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे सपोर्ट्स हैं, तो यहाँ पे एक अक्यूमुलेशन का जो है अच्छा समय हम कह सकते हैं। भारतीय बाज़ारों में भी हमारा मानना है कि 78,500 जो है वो सिल्वर लाइनिंग रहेगा सिल्वर के लिए। तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स को ध्यान में रख के और निचले स्तरों पर अक्यूमुलेट करना चाहिए। हमारा मानना है कि $34 तक के जो स्तर है चांदी ये साल में दिखाती हुई नज़र आएगी और भारतीय बाज़ारों में भी हम लगातार कहते आ रहे हैं कि 90,000 से 95,000 तक के जो स्तर है वो इस साल देखने को मिलेंगे। तो अच्छा मौका है निचले स्तरों पर अक्यूमुलेट करने का और $27 से 26.40 इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे सपोर्ट्स रहेंगे। भारतीय बाज़ारों में 78,500 से 78,000 के रेंजेस में यहाँ पे अच्छे मौके बाइंग के रहेंगे। ऑलराइट, अगर आप चांदी लेना चाहते हैं तो अच्छी खासी तेजी की उम्मीद है, लेकिन 80 के नीचे के अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर आपको मिलेंगी जिनका फ़ायदा आप यहाँ पर उठा सकते हैं। मनोज जी, साथ ही मेटल्स आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि कल और परसों यहाँ पर एक मुनाफा वसूली थी, ऊपरी स्तरों से कुछ गिरावट देखने को मिली मेटल्स में, लेकिन आज अगर फिर से हम कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक को देखें तो अपने उन मल्टी ईयर हाइज के आसपास के फिर कारोबार आप देख सकते हैं 1% जितनी तेज़ी यहाँ पर लौटती हुई। बिल्कुल मनीषा जी, हम लगातार बात करते आए हैं कि कॉपर में जो $10,000 तक के जो स्तर है वो देखने को मिलेंगे। एल्यूमिनियम में हम काफ़ी बुलिश थे, $2,800 तक के जो हमने स्तर बताए थे और उसी के इनलाइन हम यहाँ पे मूवमेंट जो है आते हुए देख रहे हैं। कुछ करेक्शंस यहाँ पे होते हुए नज़र आए थे, उसके पीछे 2-3 मुख्य वजह थी। एक तो डॉलर इंडेक्स में हमने मजबूती आते हुए देखी थी, दूसरा यहाँ पे चाइना की तरफ से जो प्राइम लोन रेट है 1 ईयर और 5 ईयर्स के, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था, तो उसके चलते एक मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ पे जिस तरह से जो रशियन प्रोड्यूस मेटल के ऊपर जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ आगे कीमतों को सपोर्ट करते रहेंगे। स्पेशली यहाँ पे कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक के तीनों ही मेटल लंबी अवधि के लिए भी अभी भी अच्छे लगते हैं। एल्यूमिनियम में हम जो है हमेशा से बुलिश रहे हैं और मेरा मानना है कि LME $2,800 यहाँ पे जल्द देखने को मिलेगा और भारतीय बाज़ारों में भी यहाँ 255 से 260 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। तो एल्यूमिनियम में यहाँ डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। 234 के स्टॉप लॉस से डिप्स में ये जो मेटल है इसको अक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। ऊपर में 260 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो खरीदारी के मौके अब भी यहाँ पर बरकरार है मेटल्स भी, और एल्यूमिनियम आपका एक अगला पुश ओवर हो सकता है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अगर आप एल्यूमिनियम के प्राइसेस अभी देखें तो कैश $25 पर टन महंगा है 3 महीने के हिसाब से, यानी कि बैकवर्डेशन में ये कमोडिटी चल रही है, जो कि बताती है कि एज ऑफ नाउ नियर टर्म में यहाँ पर सप्लाई टाइटनेस है, जिसका पूरा फायदा आप यहाँ पर इस कॉल के जरिए भी उठा सकते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की। हल्दी और चीनी होंगे हमारे रडार पर। और बात हम यहाँ पर चीनी की करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार। भाव यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं और चीनी के जो मैथ्स है वो तो यहाँ पर बेहतर हुआ ही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़त है, भारतीय बाजारों में भी अब मांग निकलने लगी है समर सीजन को देखकर, तो उसका फायदा है। कैसे देखते हैं आप? पहले तो डिमांड यहाँ पर आगे जाती हुई। देखिए, लास्ट इंटरव्यू में मैंने आपको बताया था कि डिमांड तो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कैंपिंग हो रही है उसमें मीटिंग्स होती है, उसमें ब्रेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, ये सब जो शाम को कंजप्शन बढ़ जाता है इलेक्शन की वजह से, और ये अनएक्सपेक्टेड हीट वेव, उसमें भी कंजप्शन बढ़ता है, चाहे शरबत हो चाहे आइसक्रीम हो।
पहले तो ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन से सीएनबीसी आवाज को काफी धन्यवाद कि हमारे में कहावत है ना, आपको याद किया और हमने आपको याद किया। आप 100 साल जिएंगे, वैसी वाली बात है। क्योंकि जो अभी न्यूज आ रही है कि 3% के, और जैसे कि आपने इनिशियली पहले ही बोला कि 4% चीनी के भाव बढ़े हैं। हम्म। एक्चुअली मैडम सितंबर 2023 से 4% गिरे हुए। कैसे रिपोर्टिंग करना एक डिपेंडेंट रहती है। दूसरा, आज के प्राइस जो महाराष्ट्र में है 3550, वो अभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 50 पैसा नीचे है। तो इंडस्ट्री कहाँ पे बेचे, क्या दाम से बेचे, एक सवाल खड़ा हो जाता। हम तो सोच ही रहे थे कि ये न्यूज की कुछ क्लेरिफिकेशन कहाँ देवे और मनीषा जी को फोन करे। उसमें तो आपकी इनविटेशन आ गई, थैंक यू वेरी मच। देखिए, 2-3 रीजन है। एक तो ये है कि महाराष्ट्र और से चीनी अगर यूपी जानी है तो 3 रुपए का फर्क होना चाहिए। यूपी में कोऑपरेटिव सेक्टर्स या एडिशनल चीनी बेचने वाले नहीं होने की वजह से वो गैप जो था वो 4 रुपीस पर किलो हो गया था। अब 3% आप पकड़ लीजिए तो 1 रुपया ही बढ़त हुई है। तो ये गैप जो है अभी भी 3 रुपीस 50 पैसे का है, 50 पैसे का अभी भी महाराष्ट्र नीचे प्राइस है यूपी से। तो पहले ये हुआ कि यहाँ से अगर गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट में चीनी जानी है, वेस्ट बंगाल में जानी है, जहां पे शुगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उस जगह का जो गैप है वो यहाँ पे इसलिए गिरा था कि सीजन के टाइम पे महाराष्ट्र कर्नाटक की कोऑपरेटिव फैक्ट्रियां जिनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, तो वो गवर्नमेंट के कोटे से बाहर जाके बेचते हैं और उसकी वजह से ये प्राइस काफी दबे हुए थे। तो ये जो प्राइस का करेक्शन जो हुआ है या थोड़ा रिकवरी हो रही है, दिस इज रिकवरी, बड़े नहीं है। तो रिकवरी ये इसलिए हो रही है कि सीजन जो है ये पूरी हुई है। दूसरा, जो यूपी महाराष्ट्र की पेरिटी है ये भी हो गई है और अभी भी 50 पैसा किलो से नीचे बेच रहे हैं इसे। एक्चुअली हमारे क्या है कि गवर्नमेंट में हमारे फूड मिनिस्ट्री संजीव जी जी है, हमारे संगीत जी चीफ डायरेक्टर शुगर, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कोटा दिया है कि ताकि एक प्राइस बनेगी जो कम से कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आवे। आज 25 तारीख होने को आई है, तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन में या 3 दिन में मई महीने का कोटा भी आएगा, तो यहाँ प्राइस बढ़ने की उम्मीद नहीं है। पर यस, जो आपका सवाल है, डिमांड डिमांड मई महीने में और अच्छी रहेगी अप्रैल महीने से। और मई महीने में तो ज्यादा चरण के ये जनरल इलेक्शंस के स्लॉट्स है, तो उसमें भी कंजप्शन रहेगा। और हमारा देखना है कि करीबन 3 से 5% प्रोडक्शन मई महीने का लास्ट ईयर से ज्यादा है। तो प्राइसेस जैसे आपने कहा कि मई का कोटा ज़्यादा आएगा क्योंकि फेस्टिवल्स हैं, इलेक्शन वगैरह भी हैं, तो जो ये भाव बड़े हैं या फिर रिकवर हुए हैं जैसे कि आपने कहा, क्या यहीं पर स्टेबल रहेंगे या आपको लगता है कुछ बहुत सपोर्ट और आगे देखने को मिल सकता है? हम चाहेंगे यहाँ से करीबन 2% तो और बढ़ना चाहिए, पर ये तो डिमांड सप्लाई जो रहेगी, पर गवर्नमेंट कोटा क्या देती है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर आज के दाम में भी अगर इंडस्ट्री सरवाइव कर पाएगी कि ये रेट भी मेंटेन हुए, तो नहीं तो ये जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री रहती है वैसे लॉस में जाते हैं। दूसरा सवाल आपका था कि वर्ल्ड में जो है प्राइस नीचे होके अभी वहां पे भी बॉटम आउट हो रहे हैं। ऐसा है कि एशियन कंट्रीज में जो थाईलैंड का प्रोडक्शन भी डाउन है, इंडिया इज नॉट अवेलेबल इन द वर्ल्ड मार्केट फॉर एक्सपोर्ट्स। तो चीनी कहाँ से लानी है, तो सिर्फ ब्राजील से लानी है। तो वहां से 2 महीने का एक ट्रांसपोर्टेशन टाइम लगता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है। अभी वो जो करेक्शन आना था वो करेक्शन होके पूरा हो गया है। इंटरनेशनल मार्केट में भी यहाँ से 3 से 4% मार्केट बढ़ सकती है। अभी बॉटम आउट वहां पे भी हुआ है और इंडिया में भी हुआ है। अच्छी खबर है शुगर इंडस्ट्री के लिहाज से कि जो गिरावट थी भावों में अब थमती हुई नजर आ रही है। मई जून के महीने भारतीय बाजारों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि समर ज़्यादा है और इस बार तो हीट वेव की बातचीत भी चल रही है और जिस तरह से कहा गया कि चाहे वो बेवरेजेस है या फिर आइसक्रीम्स है, सभी की डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी भी। प्रफुल्ल जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और इत्मीनान से समझाने के लिए भी। बात अब यहाँ हल्दी की करेंगे और हमारे साथ अमर अग्रवाल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के अंकित अग्रवाल हैं। अंकित नमस्कार। हल्दी एक ऐसा मसाला है जो इस साल की शुरुआत होते ही सबने बोल दिया था कि हल्दी इस साल का जीरा है। अब जीरे में तो एक तरफा तेजी थी, हल्दी में रुक रुक के ही सही लेकिन तेजी बरकरार है। अब यहाँ से किस तरह की स्थिति है, कैसी आवकें हैं बाजार में, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट 80 to 90% अराइवल्स बाजार में हो चुके हैं। किस तरह की डिमांड है सामने और कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। मनीषा जी, अगर पहले मैं अराइवल्स की बात करता हूँ, अराइवल्स
अगर मैं इरोड, निजाम और सांगली की बात करूं तो यहाँ पे काफी माल आ चुका है और अब ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ कोई अराइवल्स की वजह से प्रेशर बनेगा। लेकिन मराठवाड़ा में अभी तक हम समझते हैं कि वी हैव सीन अबाउट 60-65% ऑफ द अराइवल्स दैट हैज कम टू द मार्केट। तो वहाँ अभी एक अराइवल और आ सकता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। और अगर हम बात करें डिमांड की, डिमांड हैज बीन स्टेबल एज फार एज एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न। हम देख रहे हैं कि रेगुलर डिमांड आ रही है, बट डोमेस्टिक में ऊंचे लेवल्स में थोड़ा सा डिमांड रुक रहा है। इसका ये भी कारण है कि जो बड़े कंजम्पशन सेंटर्स हैं, चाहे वो जयपुर हो, दिल्ली हो, ग्वालियर हो, कलकत्ता हो, सब जगह हमने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखी है। और लोगों को सिंस द प्राइसेस हैव ट्रिपल्ड इन द लास्ट 1 ईयर, लोगों को थोड़ा सा डर भी लग रहा है इन रेट्स पे ट्रेड करने के लिए। तो तेजी, लाइक वी हैड प्रीवियसली डिस्कस्ड मेनी टाइम्स मनीषा जी, तेजी एक्सपेक्टेड ही थी। क्रॉप कमती था, डिमांड अच्छी थी, तो वी वर एक्सपेक्टिंग तेजी। बट एट दिस लेवल 190, 195 जो आज और कल में हाई बना है, एट दिस लेवल वी आर नॉट सजेस्टिंग एनी ऑफ आवर क्लाइंट्स टू गो स्पेकुलेटिव लॉन्ग। बट अगेन, जो भी मसाले वाले हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो उनके लिए बाय ऑन डिप्स ही सही स्ट्रैटेजी रहेगी। और जैसा कि आपने कहा, रुक रुक के तेजी आ रही है और जहां भी डिप्स आए वहां हमारा यही सजेशन रहेगा कि हल्दी लेके चलें। और अगले 2 से 3 महीने का व्यू जो है वो हल्दी में काफी अच्छा है। और तो जो उसके काफी बाद अच्छा है, इसका लेवल क्या है अंकित जी? मनीषा जी, अभी तो देखो जिस हिसाब से चल रहा है, आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू 210, 225, 240, 250 लेवल्स ऑल्सो, विच लुक्स वेरी मच पॉसिबल फ्रॉम दीज लेवल्स। और उसके आगे की अगर मैं बात करूं, जुलाई, अगस्त, उसकी जो आगे की ट्रेजेक्टरी बनेगी, वो मेरे को लगता है कि इट विल डिपेंड ऑन द सोइंग एंड द रेन्स। तो सोइंग की अभी तक जो हमने प्रिलिमिनरी सर्वेस किए हैं तेलंगाना में और तमिलनाडु में, तो फार्मर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एट दिस लेवल। देव इनफैक्ट अराइवल्स कमती आने का ये भी कारण है कि किसानों ने काफी हल्दी अनबॉइल्ड ही रखी है और सीड के लिए होल्ड किया है। तो इट इज अ फैक्टर दैट हैज टू बी लुक्ड इनटू कि अगर सोइंग यहाँ से कोई कारण से डबल हो जाती है और इस साल जो हम 75 लाख का क्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आने वाले साल में 1.5 करोड़ आती है, तो उसके बाद द नेक्स्ट 6 मंथ्स, द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, वो कैसे ट्रेड होता है। काफ़ी सारी जो क्रॉप्स हैं वो मॉनसून्स और बुआई के नंबर्स पे यहाँ पर रहेंगी ही, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंगली जैसे आपने बोला कि भाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, यहाँ से और ज़्यादा ना खरीदें, डिप से बाइंग करें, लेकिन ऊपरी स्तर अभी भी यहाँ पर 200 और 250 तक के लिए खुले हैं। अंकित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मनोज जी, ऑन चार्ट्स और आपके फंडामेंटल्स यहाँ पर क्या कहते हैं? फंडामेंटल्स यहाँ पे हल्दी के पॉजिटिव ही रहे हैं ये साल। और हमने मनीषा जी, इनफैक्ट हम पिछले साल से अगर तुलना करें तो लगभग 6,500 के आसपास हल्दी लास्ट ईयर ट्रेड हो रही थी, और अभी हम यहाँ पे 19,500 तक हल्दी की कीमतों को आते हुए देख रहे हैं। तो लगभग 200% की बढ़त जो है पिछले 1 साल में आई है। इनलाइन फंडामेंटल्स है, तो अब यहाँ पे ऊपरी स्तरों पे थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है। 19,770 एक यहाँ पे टेक्निकली रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये लेवल्स के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो फिर ब्रेकआउट पे यहाँ बाय कर सकते हैं। ऊपर में 22,000, 22,400 ये लक्ष्य संभावित हैं। और डिप्स में हमारा मानना है कि 17,000 अभी यहाँ पे अच्छे सपोर्ट जो है वो हल्दी में देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो 170 तक भाव जा सकते हैं, 195 पे फिलहाल हैं, और ऊपर में 240, 225, 250 तक के भी लेवल्स यहाँ पर हल्दी में देखने को मिल सकते हैं। तो ये कमोडिटी है जो आपको डिप्स पे खरीदारी करके ही फिलहाल चलनी है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है, लेकिन आपको जाते जाते बता दें कि कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का जबरदस्त इंटरेस्ट है। लोग बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन सही तरीका नहीं हर बार जानते। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए CNBC आवाज लेकर आया है अब तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुर, सीखिए कैसे करते हैं बाजार में कमाई, जानिए FNO और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे, कैसे पहचाने बाजार के ट्रेंड्स, क्या है नए बाजार के डायनामिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स, कैसे पढ़ें और समझें चार्ट्स के पैटर्न। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में। साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब भी आपको मिलेंगे। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी लॉग इन करिए साथ दिए लिंक्स पर। और मनोज जी जो हमारे साथ आज यहाँ पर स्टूडियो में हैं वो भी जुड़ेंगे इस कमोडिटी गुरुकुल में। तो मनोज जी, काफ़ी कुछ है यहाँ पर सीखने के लिए। 2023-24 तो स्पेशली कमोडिटी के ही साल रहे और माना जा रहा है कि अगला डेकेड यहाँ पर कमोडिटीज़ के नाम रह सकता है। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर सीखने को। बिल्कुल मनीषा जी, यहाँ पे कमोडिटी मार्केट हमेशा से ही एक बेहतर असेट क्लास रहा है
और कमोडिटी में चाहे वो बात निवेश की हो या हेजिंग की हो या आर्बिट्रेज की हो, ऐसी काफ़ी सारी बारीकियां रहती है जो एक आम निवेशक को उसके बारे में जानकारी नहीं होती है और उसके चलते वो अपनी गलतियों से यहाँ पे कई बार नुकसान भी कर जाते हैं। तो ऐसी तमाम बारीकियों को समझाने के लिए हम कमोडिटी गुरुकुल में आपके साथ जुड़ रहे हैं 18 मई को, और यहाँ पे ऐसी सारी तमाम बारीकियों को आपको हम विस्तार से समझाएंगे। तो आप ज़रूर जुड़िए हमारे साथ 18 मई को कमोडिटी गुरुकुल में।